नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी प्रश्न में। साथियों, बिहार विधानसभा में इस समय जो हो रहे राजनीतिक चर्चों की बात करें तो सही मायने में समझने के लिए साथियों, असल मायने में बिहार जो है उसकी राजनीति की पाठशाला कहा जाए तो शायद गलत नहीं होना चाहिए। वहां पर 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव नवंबर 2025 में प्रस्तावित है और ऐसे में सत्ता में बने रहने और सत्ता में वापस आने की कवायद में सभी जो दल हैं, पार्टी है, वो लगे हुए हैं। ऐसे में अगर बात करें तो वर्तमान में एनडीए जो कि बीजेपी है और नीतीश जी की जो जेडीयू से मिलकर चल रही है, वो अपनी सत्ता में बरकरार रहने के लिए, बरकरारी करने के लिए प्रयास में लगी है। वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन इंडिया, जिसे बात करें अलायंस के रूप में या फिर कहें कि आरजेडी और कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ सत्ता में आने के प्रयास में है। इसी बीच में बिहार की जो राजनीति में एक बड़ा चेहरा जो कि कभी राजनीति में स्ट्रेटेजिक्स मतलब के रूप में विख्यात थे, प्रशांत किशोर, उन्होंने हाल ही में इन समीकरणों को कुछ बदलता और बिगड़ता सा फील करा दिया है। आज के सेशन में हम इसी बात पर जिक्र करेंगे। बिहार विधानसभा के लिए जो 18वीं बिहार विधानसभा है, उसके लिए जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू की इमेज के साथ बिहार के अंदर राज करते हैं, क्या वो सत्ता में अपनी सीट बरकरार रख पाएंगे या फिर कहें कि सत्ता से बाहर हुए मध्य में ही लगभग सत्ता से बाहर हुए आरजेडी लालू की बात करें तो कुल दीपक तेजस्वी अपनी पार्टी आरजेडी को सत्ता मिला पाएंगे या फिर प्रशांत किशोर यहाँ पर कुछ और ही मोर्चा स्थापित कर ले जाएंगे। आज के सेशन में प्रमुखता से प्रशांत किशोर के द्वारा लगाए गए जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप हैं, उन पर चर्चा है, क्योंकि इससे कभी किसी को फायदा तो किसी को नुकसान होता दिख रहा है। आज के सेशन में जिक्र है प्रशांत किशोर के उन आरोपों का जिसके चलते उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ खड़े इस व्यक्ति को ही पार्टी से निकालने की अपील कर दी है, जिसका तरफ मैं आपको इशारा कर रही हूँ, आप इमेज में देख सकते हैं। इनका नाम सम्राट चौधरी है। आप वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पार्टी भाजपा से है, बीजेपी से। ऐसे में प्रधानमंत्री को आज जन स्वराज पार्टी की तरफ से, जन स्वराज पार्टी जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी है, उनकी तरफ से प्रधानमंत्री से कहा गया है कि इन्हें पद से हटाइए, इन्हें पार्टी से हटा दीजिए। प्रधानमंत्री को शिकायत भेजी गई है और इसके पीछे का जो की बात करें बड़ा कारण है कि ये हत्या से अभियुक्त हैं, इन्होंने हत्या की है और उम्र कम बता करके ये गलत तरीके से एफिडेविट पेश करके कोर्ट से फरार मतलब कोर्ट से बाहर आए हैं, जेल से बाहर आए हैं। कोर्ट में गलत एफिडेविट लगा कर जेल से बाहर आए हुए हैं। ऐसे में जेल से बाहर आए हुए बात करें तो हत्या के आरोपी जो कि क्या कहें कि राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी, इन पर प्रशांत किशोर के आरोपों का जो आज हम जिक्र करने वाले हैं। आज के सेशन में जिक्र करेंगे उस मामले का जो कि कभी लालू प्रसाद यादव की पार्टी से जुड़े हुए साधु यादव से जुड़ा हुआ है। जिक्र करेंगे प्रशांत किशोर के उन मामलों का जो उन्होंने जिस तरह से उठाए, उससे बिहार की जो राजनीति में बहुत सारे राजनेताओं के काले चिट्ठे खुलकर सामने आ गए। इसी वजह से राजनीति अब बिहार की चर्चा का विषय बन चुकी है। अब हम जो अभी के लिए फिलहाल के लिए हम लोग बिहार की जो विधानसभा के बारे में हल्का सा ब्रीफ इंट्रो लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। फिलहाल वहां पर गठबंधन में एनडीए का सरकार है, जैसा कि उसमें मेजर पार्टी ज्यादा सीट के साथ बीजेपी है और छोटी पार्टी के रूप में लेकिन सीएम का पद लेकर बैठी हुई है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जेडीयू से हैं, फिलहाल सत्ता का सुख ले रहे हैं वो। एनडीए भविष्य में भी अपनी सीटों को कंटिन्यू करना चाहती है, लेकिन उसे फिलहाल जो कड़ी टक्कर मिल रही है वो अपोजिशन की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से मिल रही है, साथ ही साथ प्रशांत किशोर की तरफ से मिल रही है। हालांकि नीतीश कुमार जैसा कि सब जानते हैं कि सबके हैं, वो हो सकता है कि कभी बीजेपी के हो, कभी जेडीयू से निकलकर आरजेडी में है। ऐसे में नीतीश कुमार क्या भविष्य में मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा टीआरपी बटोर रहे हैं कौन? ये चेहरा बटोर रहा है प्रशांत कुमार जी का, किशोर जी का। प्रशांत किशोर जो की भारतीय राजनीति में फिलहाल सक्रिय हुए हैं, लेकिन पॉलिटिकल रिसर्च के रूप में लंबे समय से चर्चित हैं। आपकी चर्चा सबसे पहले तब हुई जब मुख्यमंत्री रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात के अंदर 2011 में फिर से इलेक्शन जिताकर मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसका टॉपिक ये है। प्रधानमंत्री जी की बात करें जो कि अभी यहाँ पर वर्तमान में जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके चीफ स्ट्रेटेजी की भूमिका निभा चुके हैं। कौन?
ये प्रशांत किशोर की बात हो रही है यहाँ पर। प्रशांत किशोर अपने राजनीतिक अनुभव के प्रधानमंत्री को न केवल केंद्र तक लाने में कामयाब हुए, बल्कि केंद्र में उनकी राजनीति को स्ट्रेटजी से देने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उस जैसे की बात करें, उनके इसी गुण को सीख कर या सीखने की चाह में बहुत से लोगों ने उनकी सलाह ली, जिसमें शायद ही कोई पार्टी इनसे बची होगी। लिस्ट लंबी है, तो आपसे जैसे हम आपको बताएं, आपकी सेवा ले चुके हैं कौन कौन लोग, इन सेवाओं के बदले मोटी फीस अदा कर चुके हैं ये लोग। और ये कुछ इनकी पुरानी तस्वीरें हैं जो प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय की हैं। आप अपने द्वारा राजनीति में जिस तरह की सलाह देते हैं, सलाह के साथ साथ जिस तरह की राजनीतिक सर्वे कराते हैं, जिस तरह से अपनी योजनाओं की सलाह देते हैं, उसकी एक मोटी फीस वसूलते हैं। हाल ही में इन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का भी खुलासा किया कि इन्होंने 3 साल में केवल सलाह से ही लगभग ₹50 करोड़ कमाए हैं। और उस ₹50 करोड़ पर इन्होंने क्या है, लगभग 250 करोड़ कमाए थे, उसमें 50 करोड़ का टैक्स भी अदा किया है। प्रशांत किशोर इस समय भारतीय मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चित हो रहे हैं। मीडिया के साथ साथ ये बिहार में अपनी पार्टी जन स्वराज के अंदर उमड़ रही भीड़ के कारण भी सुर्खियों में है। जन स्वराज पार्टी जो कि ताजा ही राजनीति में आई हुई है, लेकिन जनता को ये अवेयर कराने में कामयाब रही है कि जो सत्ता में बैठे हुए सत्ता के लोग या विपक्ष के लोग, वो आपके लिए किस तरह का काम के नहीं है। इन्होंने पूरे बिहार में एक चेतना का माहौल तो बना दिया है। चेतना के साथ साथ जो मीडिया इनका प्रबंधन है, ये अत्यधिक उच्च है, जिसके चलते ये पूरी तरह से बिहारियों को ये एहसास दिलाने में पूरे देश में कामयाब हो रहे हैं कि आपको बिहारी शब्द के नाम से कारी दे करके ट्रीटमेंट मिलता है, या फिर बिहार के लोग अगर लेबर बनकर कहीं जाते हैं काम करने, तो हमारे राजनेता इस पर गौरवान्वित होते हैं। ये आपके लिए कितनी भद्दी बात है। बार बार प्रशांत किशोर राजनीति में फिलहाल चमक रहे चेहरों पर सवाल उठाते हैं, फिर चाहे वो लालू के सुपुत्र तेजस्वी हो या उनके नवी के मार्कशीट की मतलब जो जानकारी में, या कहें कि सम्राट से उनके जेल से बाहर आने की फर्जी सर्टिफिकेट की बात हो। आप लगातार राजनीति के उन चेहरों से वन कर रहे हैं जिन्हें लोग कभी पूछने से हिचकते थे। प्रशांत किशोर ने जिस तरह से राजनीति में स्वच्छ तरीके से एंट्री की है, बेदाग तरीके से अपनी छवि को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। लग रहा है कि दिल्ली की राजनीति में कभी इस तरह से अरविंद केजरीवाल ने प्रयोग किए थे, जब वो दिल्ली के अंदर बैठ करके बीजेपी कांग्रेस सभी को अपने कागज दिखाकर सवाल पूछते थे और मीडिया का प्रबंधन करते थे। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को सुन लिया और समझ लिया और उन्हें लगातार सत्ता में रखा। लेकिन क्या प्रशांत किशोर को बिहार की जनता वाकई में सुन पाएगी, ये बड़ा सवाल होगा। कारण इसलिए क्योंकि देखिए, बिहार में केवल राजनीतिक चेतना ही नहीं है, क्षेत्रीय मुद्दे भी मायने रखते हैं और उन क्षेत्रीय मुद्दों में जाति एक बड़ा फैक्टर बनता है। यहाँ पर ऐसे में देखना ये होगा कि जाति समीकरण को किस प्रकार से प्रशांत किशोर चैलेंज कर पाते हैं। फिलहाल के लिए प्रशांत किशोर की हाल ही में हुई सोमवार की एक जैसे कि सोमवार की बात करें हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी तेजी सुर्खी में आ रही है। उसमें वो सुर्खी के साथ साथ अपनी प्रशांत किशोर के द्वारा की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राजनीति के कुछ चेहरों पर जो सवाल उठाए हैं, वो सवाल सबके मन में अब तैरने लगे हैं। उनका पहला सवाल अशोक चौधरी से था। अशोक चौधरी फिलहाल कैबिनेट मंत्री हैं, नीतीश की पार्टी जेडीयू से राष्ट्रीय महासचिव हैं। आप लंबे समय से कांग्रेस से छोड़कर जेडीयू लाइन किए हुए हैं और आप बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। जैसा कि आपकी राजनीति जेडीयू के अंदर है, जैसे कि हम बात करें, रहते हुए इसके ऊपर आरोप लगे कि इन्होंने अपनी बेटी के नाम पर भ्रष्टाचार किया। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने अपनी बेटी को पैसे से लोकसभा का टिकट खरीद लिया। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने अपने पीए के नाम पर जमीन खरीदी है। इन पर यह भी आरोप लगता है कि इन्होंने फर्जी ट्रांजेक्शन किए हैं, मतलब 200 करोड़ रुपए की जमीन खरीद कर इन पर आरोप लगा है। इस तरीके से दूसरे नेता है मंगल पांडे जी, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, पार्टी बीजेपी से ताल्लुक में है। आप फिलहाल नीतीश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं अभी वर्तमान में। आप पर भी आरोप है आपकी पत्नी के खाते में 2.12 करोड़ रुपए कहाँ से आए, इनकी जानकारी मांगी गई है। तीसरे जो चेहरे हैं वो है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी को उन्होंने नाम बदलने वाला मास्टर आदमी कहा है। कहा कि कांग्रेस नेता सदानंद सिंह को बम मारकर हत्या के मामले में आप आरोपी हैं और नकली आयु प्रमाण पत्र बनवा के इन्होंने कैसे अपने आप को कम उम्र का बता के जेल से बाहर आए थे। नाबालिग घोषित करके 6 माह से जेल से छूट कर आ गए थे।
इनका नाम पहले राकेश कुमार था, बाद में जैसा कि राकेश कुमार से सम्राट चौधरी हो गया। बिहार बोर्ड के मुताबिक मैट्रिक में वे फेल हो गए थे। 2010 में खुद को 7वीं पास बताया था इन्होंने। वे बताएं कि कब मैट्रिक किया था उन्होंने। किशोर ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सम्राट चौधरी एक पुराने हत्याकांड के अभियुक्त थे, लेकिन अदालत में गलत दस्तावेज पेश करके नाबालिग दिखा करके केस से राहत प्राप्त करके बाहर आए थे। वो अतीत में हत्याकांड के मैटर में शामिल थे, लेकिन अदालत में गलत जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर नाबालिग मानकर छोड़ दिए गए थे। वहीं सम्राट चौधरी ने जो 2020 का चुनावी हलफनामा पेश किया है, वहां इन्होंने अपनी उम्र 51 साल बताई है। तो ये कैसे संभव है कि 1995 में कोर्ट में जो उम्र का एफिडेविट इन्होंने पेश किया, उसमें अपने आप को 15 साल का बताकर नाबालिग होने के नाम पर जमानत प्राप्त कर गए थे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जो व्यक्ति 1995 में 25 साल का था, वो फर्जी दस्तावेज बनाकर कोर्ट से नाबालिग होने के नाम पर हत्या के आरोप में जमानत पर बाहर आ जाता है। ऐसे में ये व्यक्ति पूरी तरह से फर्जी सर्टिफिकेट पेश करके न्यायपालिका को गुमराह करने और चुनाव के साथ में धांधली करने का आरोपी है। ऐसे में इनके ऊपर इन्होंने बहुत सारे आरोप लगा दिए हैं। इन गंभीर आरोपों को लगाने के बाद निश्चित ही सम्राट चौधरी पर सवाल काफी गहरे हैं और निश्चित ही बात करें तो उनसे आने वाले समय में लोग इन जानकारियों को पूछते हुए दिखाई दे सकते हैं। सम्राट चौधरी फिलहाल बीजेपी में है, लेकिन इनका राजनीतिक करियर बड़ा ही दिलचस्प रहा है। आप तीनों प्रमुख पार्टियों में रह चुके हैं। आप लालू जी की पार्टी में भी रह चुके हो, नीतीश जी की पार्टी में भी रहे हैं और आप जेडीयू के अंदर भी रह चुके हो। तो आप आरजेडी में भी रह चुके हैं। आरजेडी के अंदर 22 में से बात करें तो 13 विधायकों के साथ लेटकर तोड़कर एक बार पार्टी बनाने का दावा पेश कर चुके हैं। 2014 में आप जेडीयू के अंदर शामिल हुए और जीतन राम मांझी सरकार में आप मंत्री बने थे। 17 में आप बीजेपी में शामिल हुए और एनडीए के सरकार के अंदर पंचायती राज मंत्री बने और 2024 में डिप्टी सीएम के पद पर पहुंचे। फिलहाल इन पर जो आरोप लगे हैं वो झूठे बताए जा रहे हैं। आयु प्रमाण पत्र का है और एक जैसे कि मामले की बात करें अंदर जहां पर एक महिला का रेप हुआ था, उसमें भी इनके ऊपर आरोप है। अब इस पर पूरी कहानी को जो घटना है इनका जो ये हत्याकांड वाला रेप वाला, इस मामले को हम लोग जिस मामले को सम्राट चौधरी पर इस तरह का आरोप लगा है, प्रशांत किशोर ने कहा है कि सम्राट चौधरी ने 2020 के अंदर एक चुनाव में हलफनामा पेश किया था जिसमें अपनी उम्र को 51 साल बताया था। 51 साल के हिसाब से 1995 में अगर 2020 में 51 साल के थे तो आज 56 साल के हो गए हैं। ऐसे में 1995 में यानी कि आज से 20 साल पहले उनकी उम्र 26 साल रही होगी। 25-26 साल रही है तो फिर इन्होंने 15 साल का एफिडेविट कैसे पेश कर दिया और 15 साल का जो एफिडेविट पेश करके कैसे 7 लोगों की हत्या में वो बरी होकर बाहर आ गए थे, क्योंकि कानून कहता है कि जुर्नाइल को सजा नहीं हो सकती है। उस समय तक ऐसे में गलत उम्र बताकर ये कोर्ट से बाहर बता करके आ गए, तो इस मामले में ये अपनी तरफ से सफाई पेश करें, जानकारी दें, जनता को बताएं कि उन्होंने झूठ किया है। इसमें आपने प्रॉपर तरीके से उन पर आरोप लगाया है और आरोप लगाकर कहा है कि आप अपने पद को छोड़िए। साथ ही साथ इन्होंने एक और मामला उठाया और उस मामले में इन्होंने चर्चा करी है एक महिला की, जिस महिला का नाम है शिल्पी है और उसके मित्र है जिसका नाम गौतम है। शिल्पी और गौतम के हत्याकांड की जो उसमें भी जो व्यक्ति जुड़ा हुआ था जिसका नाम राकेश था, वही सम्राट कहीं सम्राट चौधरी, अब वो राकेश आप ही तो नहीं है, ये क्लियर करिए। इसके साथ साथ आप हर बार तेजस्वी को भी इस बात के लिए टोकते रहे कि जिसने नवी फेल को बात करें तो नवी फेल को भी ये बात इस उम्र के गणित को समझ सकता है कोई। 2020 में सम्राट चौधरी की उम्र अगर 51 साल थी तो 1995 में सम्राट चौधरी की उम्र कितनी होगी, ये तो नवी फेल तेजस्वी यादव भी बता सकते हैं। इनको इसमें ड्रोन किया जा रहा है। ठीक, अब ये तो इन्होंने कहा, इस प्रकार से एक ही तीर से ये कितने निशाने मार रहे हैं, जो सत्ता में है और विपक्ष में है उन्हें मार करते हुए दिखाई देते हैं। हत्या और गैंग रेप का आरोपी सम्राट बता करके इस समय पोस्टर वॉर चल रहा है। जैसे कि हत्या का जो आरोप है 1995 में तारापुर हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जब 1995 में मुंगेर जिले के अंदर तारापुर थाना क्षेत्र में 7 लोगों की सामूहिक हत्या हुई थी। जिनकी हत्या हुई थी वो कुशवाहा समाज के लोग थे और कहा जाता है कि सम्राट चौधरी उनमें मुख्य अभियुक्त शामिल थे, जिनकी केस संख्या 44/1995 थी। अदालत में आपने अपने आप को नाबालिग होने का प्रमाण पत्र पेश करके जमानत पाई थी। दूसरा केस जो कि इन पर आरोप लगा है कि वो शिल्पी गौतम हत्याकांड है,
कभी मतलब आपको मैं बता दूं कि जो शिल्पी गौतम हत्याकांड को एक अलग से डिटेल में हम आपको कभी समझाएंगे, लेकिन फिर भी ब्रीफ में आप जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि इनके साथ जैसा हुआ था ये एक मतलब इतिहास की कहानी कहे या कुछ कहें, या आप जब इस कहानी को समझोगे ना तो आपकी रूह कांपेगी। इस तरह से पहले आज के समय में बात करें, हम ये बोलते हैं कि सीबीआई को मैनेज कर लिया जाता है, पुलिस को मैनेज कर लिया जाता है। एक दौर था जिस समय पर पुलिस का मैनेज होना, सीबीआई का मैनेज होना सुर्खी जरूर बनता था, लेकिन असर कुछ नहीं होता था। सरकारें सब मैनेज कर जाती थी। तो ये वो कहानी है शिल्पी गौतम हत्याकांड की। ये वो दौर था जिस समय सोशल मीडिया का असर नहीं होता था, ले देके कुछ अखबार और न्यूज चैनल होते थे जो या तो दबाव में या डर में या फिर कहे कॉम्प्रोमाइज के मतलब बातों को रखने में बच जाते थे। बात है 3 जुलाई 1999 की, जब मिस पटना रही शिल्पी जैन अपने घर से कोचिंग क्लास के लिए बाहर निकलती है। रिक्शा रुकवाती है, रिक्शे में बैठकर चल रही होती है। रास्ते में उन्हें पीछे से एक गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है। हॉर्न एक गाड़ी में बैठे व्यक्ति का था, जो कि गौतम नाम के व्यक्ति का दोस्त बताया गया। गौतम जो कि शिल्पी का बॉयफ्रेंड था, ये लड़का उसे ये कहकर कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें बुला रहा है, कहकर अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाता है। कहा जाता है कि तुम्हें तुम्हारे दोस्त जो है वो बुलाया है। ये कहकर शिल्पी रिक्शा छोड़ देती है और उस गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में बैठती है, रास्ता बदलता है, जहां जाना था उस जगह ना जाकर रास्ता दूसरी तरफ वाल्मीकि गेस्ट हाउस की तरफ मतलब मुड़ता है। इस पर लड़की यानी कि गौतम पूछती है, इस पर शिल्पी पूछती है कि गौतम कहाँ है, तो जवाब मिलता है कि वो तुम्हारा इंतजार वाल्मीकि गेस्ट हाउस में कर रहा है। इस बीच में वाल्मीकि गेस्ट हाउस के लिए जो सब जानकारी गौतम को लगती है कि गौतम की शिल्पी गेस्ट हाउस गई है और जो कि कुख्यात है, खराब कृत्यों के लिए जाना जाता है, वो दौड़े हुए वहां पर पहुंचने निकलते हैं। लेकिन इसी बीच में ऐसा होता है कि जिसकी कल्पना संभवतः न गौतम ने की होगी कभी, न शिल्पी ने की थी। घटना वहां पर सीधी घटना आगे पहुंचती है। अचानक एक रात मतलब बात करें तो एक दिन एक विधायक के गैराज में एक कार के अंदर 2 लाश मिलते हैं। उनमें से एक लाश गौतम की और दूसरी की थी शिल्पी की कपड़े की। शिल्पी के शरीर पर टी शर्ट थी और गौतम के शरीर पर पैंट थी। गौतम को पीट पीट कर मारा गया था, तो शिल्पी को गला घोटकर और रेप करके मार दिया गया था। ये घटना जिस समय हुई वहां पर नाम साधु यादव का निकल कर आया। साधु यादव जो कि राबड़ी देवी के भाई हैं। अब साधु यादव जो कि मतलब लालू प्रसाद यादव के साले हैं। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जो कि सरकार से बचते हुए घूम रहे थे। राबड़ी देवी सीएम बनी हुई थी। साधु यादव अपनी बहन के ताकत से राज में बहुत पावरफुल पद पर थे। ऐसे में जनता या फिर समर्थकों की भीड़ इकट्ठा होती है। पुलिस दबाव में आती है। उस कार को जिसमें ये दोनों की लाश मिली, उस कार को पुलिस चालक चला करके पुलिस थाने में ले जाता है। हाथ के निशान गाड़ी से मिट जाते हैं। साथ ही साथ में दोनों की लाश को पोस्टमार्टम करा के जला दिया जाता है। गौतम के पिता जैसा कि माता पिता विदेश में रहा करते हैं। गौतम राजनीति करने के लिए साधु की शरण में था कि वो साधु यादव के साथ रहकर राजनीति सीखेगा, लेकिन वो सीख नहीं पाया। वही दूसरी तरफ शिल्पी एक कपड़ा व्यापारी की पुत्री थी। कपड़ा व्यापारी ने अपने दम पर तलाशने का प्रयास किया कि आखिर कौन था इनकी हत्या के पीछे, लेकिन कुछ भी सुराग नहीं लगा, क्योंकि पुलिस कॉम्प्रोमाइज हो चुकी थी। पुलिस ने दोनों को जहर खा के मरने की जानकारी दी। कहा कि ये लोग आत्महत्या कर लिए हैं। ऐसे में पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट बाहर निकल कर आई तो राजनीति में दबाव बनने लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल कर आया कि यहाँ शिल्पी के साथ गैंगरेप हुआ था। शिल्पी के कपड़ों पर सीमेंट के जैसे कि वे के निशान मिले थे। उनकी जांच करने के लिए राजनीति में दबाव बनता रहा, लेकिन कोई भी दबाव काम नहीं आया। मामला क्लोज हो जाता है, क्योंकि उस समय सत्ता के अंदर लालू राज की बात करें, लालू राज था। इसके बाद मांग उठती है, अपोजिशन में बैठी बीजेपी गलियों में उतरती है, मांग उठाती है कि इस मामले की जांच सीबीआई को दी जानी चाहिए। सीबीआई तक की जांच पहुंचती है। सीबीआई इस मामले को उठाने के लिए तैयार हो जाती है। सीबीआई सैंपल कलेक्शन के लिए साधु यादव को बुलाती है, मांगती है, डीएनए सैंपल मांगती है। वो देने से इनकार कर देते हैं साधु यादव। राजनीति में समझौते बड़े होते हैं। साधु यादव अपनी बहन की ताकत से आराम से पुलिस से बचते हुए निकल रहे थे। वही लालू यादव की पार्टी की बात करें, लालू यादव की जो पार्टी केंद्र में एनडीए उस समय की यूपीए की बात करें, साथ समझौता कर लेती है। 2004 के अंदर जब सत्ता में यूपीए आती है, उस समय लालू बड़ी पोजीशन पर होते हैं। बड़ी पोजीशन पर होने के कारण सीबीआई अपनी क्लोजर पोजीशन लगा देती है और कहती है कि वो जहर खाकर मरे थे। पूरी तरह से बिना सबूतों के एक फाइल बंद कर देती जाती है।
इस पूरी कहानी में बहुत से ऐसे लोग खोज है जिन्हें कभी आपके साथ डिटेलिंग के साथ सुनाया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना समझिए कि सीबीआई और पुलिस ने एक ऐसे मामले को ताकत के चलते बंद कर दिया था कि कसूरवार कभी भी सजा नहीं पा सके। इस रिपोर्ट के अंदर जिनका भी नाम था उनमें से कुछ आरोप हैं कि एक नाम उस समय जो कि लालू की पार्टी से जुड़े हुए हैं, कौन, सम्राट चौधरी का भी था। उस क्लोजर रिपोर्ट में राकेश कुमार नाम के जो व्यक्ति का नाम था प्रशांत किशोर ने उन्हीं का नाम वापस से उछाल दिया है। कहा जाता है कि शिल्पी ने वर्ष शिल्पी के भाई मतलब बात करें तो 2006 में फिर से इस केस को खुलवाने का प्रयास भी किया था, लेकिन उनका अपहरण हो गया था। बिहार पहले अपहरण की राजधानी के रूप में विख्यात था। लालू राज ने अपहरण को काफी ऊंचाइयां दी थी कि प्रकाश झा ने एक फिल्म भी उस पर बना दी थी, अपहरण के नाम से दी थी। खैर, इसके बाद में इसके अपहरण के 2 दिन बाद वो वापस मिलते हैं, केस को वापस ले लेते हैं। आज तक उनके अपहरण को किसने किया, क्यों वापस आए, किसी से कोई सवाल नहीं किए जाते हैं। सवाल बार बार यही घूमते हैं कि क्या इस वारदात में हत्या हुई थी या सुसाइड था। इस वारदात के लिए असली दोषी कौन था, साधु यादव ने अपना ब्लड सैंपल क्यों नहीं दिया, 2006 में शिल्पी के भाई का अपहरण किसने किया था, बंद गैराज के अंदर गाड़ी में लाश होने की सूचना पुलिस को किसने दी थी, पुलिस के ठीक बाद मौका वारदात पर साधु यादव कैसे पहुंच गया था। ये सारे सवाल आज भी जुड़े हैं, लेकिन राजनीति में सब दफन हो चुके हैं। साधु यादव पर कई तरह के आरोप और भी रहे हैं। फिलहाल इनके पार्टी के साथ साथ अच्छे संबंध नहीं है, लगातार इलेक्शन हारने के कारण भी सुर्खियों में है। फिलहाल की चर्चा साधु यादव से ज्यादा सम्राट पर है, क्योंकि आप उप मुख्यमंत्री हैं और उस समय आप लालू जी की पार्टी से जुड़े हुए थे, आरजेडी से जुड़े हुए थे। ऐसे में उस समय राकेश यादव नाम के मतलब राकेश कुमार नाम का जो व्यक्ति था, क्या वो आप ही थे, क्योंकि आपने राकेश कुमार के नाम से ही हत्या के आरोप में भी कोर्ट से अपने आप को नाबालिग होने के नाम से राहत पाई थी। इस तरह के आरोप प्रशांत किशोर ने लगातार लगाकर बिहार की राजनीति में फिर से पुराने मुद्दे उखाड़ दिए हैं और मुद्दों को बड़ा कर दिया है। अब बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे मामले पर सरकार में बैठी हुई बीजेपी क्या चल लेती है। तो जवाब है, जब इनमें पूछा गया तो इन्होंने कहा कि नौसिखिया नेता है, उनके पास कोई बिहार की जानकारी है नहीं, बस वो आरोप लगा दे रहे हैं। वो नहीं जानते राकेश कोई और व्यक्ति है, वो आइसक्रीम बेचता है, हमारा नाम खामसा मतलब खराब किया जाए जबरदस्ती का। आपसे नाम को खराब करने की बात कहकर ये जनता पर इस बात का न्याय करेगी, इस बात को कहकर ये यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जन स्वराज पार्टी अपनी तरफ से इस पूरी मेहनत इसमें लगाती है। फिलहाल यही कर रही है कि आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में बिहार के अंदर नवंबर में इलेक्शन होगा। क्या जनता वाकई में इन आरोप प्रत्यारोप से प्रभावित होगी, क्या वाकई में जनता इस बात से प्रभावित होती है कि शासन किनके हाथ में हो, क्या लोग उनकी प्रेजेंस पे सुरक्षित हो, ये सब बात अवश्य ही जानने की है। लेकिन सबसे ऊपर ये है कि प्रशांत किशोर के इन तमाम खुलासों से फायदा किसे होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कुल मिला के बीजेपी से सम्राट चौधरी का इतिहास इस्तीफा मांगा है। साथ ही साथ में सम्राट चौधरी के पद से हटाने की बात करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र पत्र लिखा है, जिसमें कि जिन जिन पर आरोप लगाए हैं उन्होंने हटाइए उन्हें। ऐसे में अगर बीजेपी से नेता हटते हैं तो क्या इसका सीधा फायदा लालू जी को सुपुत्र को होने वाला है, क्या आरजेडी इसका फायदा लेने वाली है। लेकिन क्या आरजेडी अपने ऊपर लगे पुराने आरोपों से बच पाएगी। ये जो सब बातें बिहार की राजनीति में फिर से दौड़कर चली आ रही हैं, क्या वाकई में बिहार की राजनीति में कोई नए सुधार की अपेक्षाएं हो पाएंगी, ये सारी बातें बिहार के लोग अपने वोट से तय करेंगे। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।